केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज हमारे साथ है रमेश कुमार। रमेश जी फॉरेस्ट रेंजर की नौकरी करते थे और वहां पर उनके साथ घटी कुछ वास्तविक घटनाएं आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार रमेश जी। नमस्कार, मैं रमेश कुमार। मेरे साथ जो घटनाएं घटी थीं वह सुनकर आप शायद यकीन न कर पाएं। बहुत बुरा लगता है जब आप मेहनत तो बहुत की हो लेकिन उसका फल न मिले। आपकी आधी उम्र निकल जाती है पढ़ाई में और उसके बाद अगर आपको मनपसंद काम न मिले तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में मायूसी छा गई हो। पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र को निकाल देना और किताबों में ही जिंदगी ढूंढना, हर किसी की जिंदगी ऐसे ही बीतती है और मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बीती थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, क्लास में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई और मैं असल जिंदगी में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। कॉलेज के समय हम सोचते हैं कि पढ़ाई कब खत्म होगी और हमें जॉब मिलेगी, लेकिन जब पढ़ाई खत्म होती है तो मनपसंद जॉब नहीं मिलती। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पसंद की जॉब कर पाते हैं। हर किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोन लेकर मैंने पढ़ाई की थी और अब जो भी जॉब मुझे मिल रही थी उससे मैं लोन भी नहीं चुका पा रहा था। जॉब में कम पैसे मिल रहे थे और बचत करके ही मैं लोन चुका पा रहा था और खर्च के लिए कुछ भी नहीं बच रहा था। मैंने मन में जो भी सपने सजाए हुए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं कभी रेस्टोरेंट में जॉब करता, कभी किसी ऑफिस में जॉब करता, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता, लेकिन फिर भी मन की मुराद पूरी नहीं हो रही थी। इन पैसों में मैं खुशियां नहीं ढूंढ सकता था। कर्ज ही पूरा हो जाए बस वही काफी था। कब अपनी जिंदगी जी पाऊंगा? मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा इस कर्ज को उतारते उतारते। और मेरी आंखें यह सोचकर हर रात नम हो जाया करती थीं। जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही थीं उनमें भी मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत अब मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था मेरी किस्मत अब नहीं जागेगी और मैं ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। शायद जिंदगी के इस बहाव में मैं भी बह जाऊंगा और मेरा कोई वजूद नहीं बन पाएगा। लेकिन किस्मत बदली मेरी। हमारे घर में एक पेम्पलेट गिरा हुआ था जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। फॉरेस्ट रेंजर की जॉब्स निकली हुई थी और मैंने वहां पर अप्लाई कर दिया था। मेरी इंटरव्यू भी हो गई, मेरा एग्जाम भी हो गया था और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इस जॉब में तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। मैं उस लोन को भी चुका सकता था और अपनी जिंदगी भी जी सकता था। और जैसे ही मेरी इस जॉब के लिए सिलेक्शन हुई थी, मन में जैसे लड्डू फूट गए थे। 10 दिन के अंदर अंदर मुझे इस जॉब में ज्वाइन करना था और जैसे ही मैं पूरी तैयारी करके वहां पहुंचा, लगभग 10 दिन तक मेरी ट्रेनिंग हुई। फॉरेस्ट रेंजर का काम इतना आसान नहीं होता। जंगल में कभी कभी आग लग जाती है और उसकी तैयारी भी पहले से करनी पड़ती है। कभी कभी आपको पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता है और उसकी ट्रेनिंग भी मुझे दी गई थी। जंगल में बिना खाना पानी इकट्ठा किए किस तरह से सरवाइव करना है वह भी सिखाया गया। 10 दिन तक मुझे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था और मेरी ट्रेनिंग खास फील्ड पर हुई थी जहां 15-20 लड़के और भी थे। यह बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल के अंदर कुछ हट बनाए हुए थे और वहां पर सबको रहना था। 1 हफ्ता हमें जंगल के अंदर ही रहना होगा, उसके बाद शिफ्ट चेंज होगी। अगला हफ्ता किसी और का उस हट में लगेगा। इसी तरह हमें मिल बांट कर काम संभालना होगा और बड़े जंगल में बहुत सारे हट बनाए हुए होंगे। कभी कभी हमें अलग जगह पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर एक ही हट में रहना होगा। मुझे काम पसंद था। मैंने सोचा था इससे आसान काम शायद मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मैं भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करता। शहर में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो उस गांव के सन्नाटे में रहना पसंद करूंगा जहां मुझसे कोई बात ना करे। मैं चिड़ियों की आवाज, पंछियों की आवाज सुनूं, जानवरों की आवाज सुनूं, लेकिन मुझे कोई परेशान ना करे। मैं नॉवल पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। मैं नॉवल पढ़ूं और पूरा दिन पढ़ता ही रहूं, कोई तंग ही ना करे। और यहां ऐसा ही हो रहा था। कोई मुझे तंग नहीं करेगा क्योंकि यह जगह एकदम जंगल के बीचों बीच है। मुझे सबसे पहले उस हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना था।
वो हेड ऑफिस जंगल के विकारी हिस्से में बना हुआ था और आसपास कोई गांव नहीं था। यही तो मुश्किल थी मेरे लिए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। बांस के सहारे वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। वहां सिंधी बांस कोई जाता ही नहीं और 3 किलोमीटर दूर ही बांस का रूट बना हुआ था और वहां से मुझे पैदल चलकर हेड ऑफिस जाना पड़ा। वहां सभी के पास बाइक थी और मेरे पास फोन तक नहीं था, इसीलिए मैं किसी को बुला तक नहीं सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मैं चलता ही रहता हूं। तो मैं चलकर हेड ऑफिस पहुंच गया। वहां मुझे सभी ने पहचान लिया था क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग वहीं से शुरू होने वाली थी। वहां मुझसे मिलने के लिए कई लोग आए। वहां पर और भी कई लड़के आए हुए थे जिनकी ज्वाइनिंग वहीं पर थी। उनकी ज्वाइनिंग शायद अलग हट पर थी। मेरी हट नंबर 9 पर थी। वहां मुझे ज्वाइन करना था और इससे पहले वहां मिस्टर भाटिया रह रहे थे। मिस्टर भाटिया अब रिटायर हो चुके थे और वो मुझे वहां लेकर जाते, सब कुछ समझाते और उसके बाद वो मुझसे विदा लेते। ये मुझे बताया गया था और मिस्टर भाटिया से मैं मिला। वो बहुत ही खुश दिल लग रहे थे। उनकी बातें बहुत ही अच्छी थीं। वो भी नॉवल पढ़ना, किताबें पढ़ना और लिखना बहुत पसंद करते थे। आखिर जंगल में करने को और होता भी क्या है? वहां इंटरनेट तो होगा नहीं, शायद फोन जरूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फोन से आप बाहर किसी को कॉल कर सकते हैं। इंटरकॉम की तारें वहां डाली गई होंगी और बस इतना ही काम किया जा सकता है। मैं अपना बैग बहुत सारी किताबें भरकर लेकर आया हुआ था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी। खाने का सामान भी मुझे लेकर आना चाहिए था क्योंकि वहां हट में रहना है और वो भी पूरे 7 दिन के लिए। उसके बाद मुझे भले ही 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन 7 दिन गुजारने के लिए काफी ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी। जब मैं वहां पहुंचा तो भाटिया सर की बातें सुनते सुनते मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो गया था। खाना तो मैं लेकर ही नहीं आया। भाटिया सर ने जब यह सुना तो मुझ पर हंसने लगे। कोई बात नहीं, सबसे यह गलती होती है। यहां मैंने भी पहली बार यह गलती की थी। चलो मेरी गाड़ी में चलो, शहर जाकर खाने का सामान ले आते हैं और तुम्हारा नंबर 9 वाला हट जंगल के अंदर है, वहां जाने के लिए समय तो लगेगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 11 बज चुके थे। मिस्टर भाटिया ने कहा, 11 बज चुके हैं, जल्दी से सामान लेकर आते हैं। मैं नहीं चाहता कि जब तुम वहां पहुंचो तब अंधेरा हो चुका हो। मैं चाहता हूं कि दिन के वक्त ही तुम्हें वहां पहुंचा दूं। इसके बाद मैं भाटिया सर की गाड़ी में बैठ गया और हम शहर की तरफ निकल पड़े। मेरे पास पैसे कम थे और मैं थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। वहां भाटिया सर हर महंगी चीज पर हाथ रख रहे थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जब पूरी चीजों का बिल बना तो भाटिया सर ने कहा, यह मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। तुम पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। इसे एक गिफ्ट समझो और जब तुम्हारी पहली या दूसरी सैलरी मिले तब तुम भी मुझे पार्टी देना। सामान उन्होंने गाड़ी में रखा और फिर हम 9 नंबर हट की तरफ निकल पड़े। हेडक्वार्टर के सामने से निकलते हुए हम जंगल के अंदर जा रहे थे। वहां कोई साधारण रास्ता नहीं बना हुआ था, बल्कि घास के ऊपर टायरों के निशान बने हुए थे। वहां बहुत सी झाड़ियां थीं, लेकिन जहां जहां गाड़ी कई बार गुजर चुकी थी वह रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचने में हमें 3 घंटे लग चुके थे। मैं खुद थोड़ा सा हैरान था कि यह हट इतना अंदर है। जो दूसरे लड़के आएंगे, क्या उनके पास गाड़ी होगी? मिस्टर भाटिया ने कहा, कोई इंतजाम करेंगे। मुझे लगता है कि एक बाइक उसे दी जाएगी। जब वह आएगा तो तुम उस बाइक को लेकर चले जाओगे। वैसे भी वक्त पर आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जब खाना लेकर आना होगा तो थोड़ा समझौता कर लेना। दूर से मुझे वह हट दिखाई दे रहा था जो लकड़ी का बना हुआ था। उसके आसपास कंटीली तारों से घेरा बना हुआ था और अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। दूर से देखने पर वह लकड़ी का हट काफी गंदा लग रहा था। मुझे लगा, मैं यहां कैसे रहूंगा, जरूर सफाई करनी होगी। जब हम कंटीली तारों को पार करके अंदर गए और हट का दरवाजा खुला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर से वह बहुत सुंदर था, एकदम साफ सुथरा। एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई थी, एक तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ था और एक शेल्फ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थीं। मेरा मन खुश हो गया। यहां तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूं। मिस्टर भाटिया ने मुझे नीचे की तरफ इशारा करके दिखाया। वहां एक टीवी रखा हुआ था और नीचे बहुत सारे सीडीज पड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा, वहां बहुत सारी हॉलीवुड की हिंदी में डब फिल्में हैं, इन्हें देखकर भी समय कट जाएगा और तुम्हें मजा आएगा। वहां मिस्टर भाटिया ने मुझे और भी कई चीजें दिखाई और उसके बाद बेसमेंट भी दिखाया।
बेसमेंट में खेलने वाला बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। बैट, फुटबॉल और घास की बनी अजीब अजीब चीजें थीं। लकड़ी के बने बड़े बड़े फट्टे जिन पर अजीब अजीब आकार बने हुए थे। ऐसा बहुत सारा सामान था जिसे मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। मैं कई गेम्स खेलता हूं, लेकिन ये गेम्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। आखिर ये क्या है? जब मैंने ये सवाल मिस्टर भाटिया से किया, पहले तो वो थोड़ा मुस्कुराए, फिर थोड़ा घबरा गए। वो मुझसे कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने वो शब्द अपने मुंह में दबा लिए थे। जब मैंने उस बेसमेंट की एक तरफ देखा तो वहां एक दरवाजा लगा हुआ था। मैंने पूछा, यह दरवाजा यहां क्यों है? क्या इसके पीछे एक और कमरा है? तो मिस्टर भाटिया उस दरवाजे को खोलते हुए बोले, यहां एक सुरंग है। जंगल में कभी कभी आग लग जाती है और यह हट भी लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए दूर दूर तक कंटीली तारों का घेरा बनाया गया है। लेकिन अगर हट में आग लग गई तो इस सुरंग से तुम तालाब के पास सुरक्षित निकल सकते हो। मैं खुश हो गया कि अच्छा ऐसा भी होता है। एक पल के लिए डर भी लगा कि यहां आग भी लग सकती है। ट्रेनिंग में बताया गया था कि अगर आग लगे तो तुरंत सूचित करना है, लेकिन अगर रात में आग लगे तो फोन बिल्कुल नहीं करना। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या रात में आग लगने पर कोई परेशानी नहीं होती? मिस्टर भाटिया ने कहा, वो अलग बात है, तुम खुद समझ जाओगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब वक्त हो गया है, मेरा जाने का समय आ गया है। अब तुम्हें इस हट का ख्याल रखना है। शायद मैं यहां कभी ना आऊं और तुमसे भी शायद कभी ना मिल पाऊं। इस हट के नियम पढ़ लेना। ऊपर मैनुअल्स और किताबें रखी हैं, उसमें सारी जानकारी है। उसे एक बार जरूर पढ़ लेना। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए लिख कर रखी है। इसके बाद मिस्टर भाटिया ने जल्दबाजी दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और यहां सूरज जल्दी डूब जाता है। यहां पर धुंध बढ़ने लगती है, शायद गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण। मिस्टर भाटिया ने कहा, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, मैं निकलता हूं। वो अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही बाहर की तरफ निकले, उन्होंने कहा, यह बड़ा सा गेट लगा लो, कंटीली तारों को खींचकर इसे और सुरक्षित बना दो। यहां जो भी करना है इसके अंदर ही करना और कभी बाहर मत निकलना। ये कहते हुए उन्होंने गाड़ी तेज की और जल्दी से वहां से चले गए। अब वो मुझे दिख नहीं रहे थे और मैंने जल्दी से गेट बंद करके हट के अंदर दरवाजा बंद कर लिया। मैं बिस्तर पर बैठ गया और टीवी चला लिया। धीरे धीरे पहली सीढ़ी निकालकर चेक करने लगा। सब फिल्में ऐसी थीं जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने सोचा कौन सी फिल्म देखूं। वहां रोमांटिक मूवी भी थी और हॉरर मूवी भी। पहले मैंने सोचा आज कोई हॉरर मूवी देखता हूं, लेकिन जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनकर हॉरर मूवी देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कोई और मूवी देखता हूं। वहां टॉम एंड जेरी के कार्टून थे। मैंने वह सीडी लगा ली और आवाज मध्यम कर दी। इसके बाद इधर उधर देखता रहा। मैंने सोचा उन किताबों को भी पढ़कर देखता हूं। क्या कोई काम की किताब मिलती है, कोई नावेल मिलती है, कोई कहानी मिलती है। यहां एक हफ्ता ऐसे ही गुजारना है। आज रविवार है और अगले रविवार की सुबह कोई नया लड़का यहां आएगा। उसे भी बताना होगा कि मैंने यहां एक हफ्ते में क्या क्या किया है। मैं एक एक करके उन किताबों को छांट रहा था। बहुत सारी नावेल थीं और उस अलमारी के अंदर भी किताबें ही भरी पड़ी थीं। ऐसा लगता है कि मिस्टर भाटिया बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे। बहुत सारी किताबें ऐसी थीं जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तो आने वाले दिनों में मजा तो बहुत आने वाला था। इसके बाद सामने पड़ी मैनुअल की किताब मेरे हाथ लगी। मैंने सोचा इसे पढ़कर देखता हूं कि इसमें क्या बताया गया है। जैसे ही मैंने उसके पन्ने पढ़ने शुरू किए, उसमें नॉर्मल चीजें ही बताई गई थीं कि जंगल में क्या क्या होता है, जानवरों से कैसे बचना है, यहां पर कैसे रहना है, फॉरेस्ट रेंजर की जॉब में क्या क्या होता है। ये बातें मुझे पहले ट्रेनिंग में भी बताई गई थीं। तो मैंने सोचा कि इस किताब को पढ़कर मुझे और क्या फायदा होगा। लेकिन 4-5 पन्ने ही प्रिंटेड थे। उसके बाद तो सब कुछ हाथ से ही लिखा हुआ था। इसमें मिस्टर भाटिया के साइन थे, तो ये उन्होंने मेरे लिए लिखा होगा। नीचे स्पेशल तौर पर लिखा हुआ था, टू नेक्स्ट फॉरेस्ट रेंजर, तो ये मेरे लिए ही था। मैं उस शब्द को पढ़कर समझने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले तो कहा गया था कि जंगल बहुत खतरनाक होता है। यहां ऐसे जानवर होते हैं जो हमें मार भी सकते हैं, फंसा भी सकते हैं। इसलिए कंटीली तारों का बाड़ा बनाया गया है ताकि कोई भी जानवर अंदर ना पाए। लेकिन कई जानवर शातिर भी होते हैं, कंटीली तारों को पार करके अंदर आ जाते हैं। इसलिए ज्यादातर घर का दरवाजा कभी नहीं खोलना है। अब यहां उस दरवाजे को देखकर मुझे भी अजीब सा लग रहा था।
यहाँ बाहर वाले हिस्से में 3 दरवाजे लगे हुए थे। आमतौर पर घरों में 2 ही दरवाजे होते हैं, एक जाली वाला दरवाजा और एक मोटा लकड़ी का दरवाजा। लेकिन यहाँ पर 3 दरवाजे लगे हुए थे, एक जाली वाला दरवाजा, एक मोटा लकड़ी का दरवाजा और उसके पीछे लोहे की सलाखों का दरवाजा। यहाँ आसपास मैंने ध्यान दिया, कपड़ा हटाकर देखा तो हर जगह लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। जरूर यहाँ जानवर अंदर घुस जाते होंगे और इन खिड़कियों को तोड़कर अंदर भी तो आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हर तरफ सलाखें ही सलाखें लगी हुई थीं और अंदर आने का एक ही खास रास्ता था, वह था यह दरवाजा। अगर सलाखों वाला दरवाजा लगा है तो कोई जानवर अंदर घुस ही नहीं सकता, मोटी सलाखें थीं वह। इसके बाद मैं उस किताब को पढ़ने लगा और उसमें कहा गया था कि यहाँ अंदर आने के 2 रास्ते हैं जो सबसे खास हैं, एक दरवाजे का रास्ता, एक चिमनी का रास्ता। इस तरफ जैसे ही मैंने ध्यान दिया, चिमनी पर मेरी हंसी निकल गई। 2 रास्ते? ये कैसे 2 रास्ते? भाई, चिमनी के रास्ते कौन सा जानवर अंदर आ सकता है? नीचे मैं आग जलाकर रखूंगा तो कोई जानवर नीचे नहीं आ सकता। मैं हंसी में यह सोचने लगा था कि क्या यहां सच में कोई मजाक चल रहा है। उसके बाद मैं आगे वाले पन्नों को भी पढ़ने लगा और उसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई थी। सुरक्षा के नियम बताए गए थे। सुरक्षा के नियम यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक कभी बाहर नहीं निकलना है, भले ही बाहर आग लग जाए या कोई बम फट जाए या कोई लोग चिल्ला रहे हों, मदद मांग रहे हों, कुछ भी हो जाए, इस हट से रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। यहाँ कई जानवर दिन के वक्त नजर आएंगे, लेकिन रात के 10 बजे से 4 बजे तक अजीब जानवर दिखेंगे। ऐसा मन करेगा बाहर जाकर देख कर आऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाना भी अंदर ही रखना है और रात के वक्त चिमनी के ऊपर जो लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, उस पर हमेशा ताला लगा रहना चाहिए। ताला क्यों लगाना है? मैं फिर से सोचने लगा। चिमनी में अगर आग लगी हो तो कौन सा जानवर अंदर आ सकता है? मैंने उस चिमनी के ताले को देखा जिसकी चाबी मेरे हाथ में थी। उसके बाद मैं आगे के नियमों को पढ़ने लगा। आगे बताया गया था, दिन के वक्त खास कारण हो तभी बाहर निकलना है, नहीं तो अंदर ही रहना है, और रात को तो बाहर निकलना ही नहीं है। साथ ही दिन की शिफ्ट है और यहां से जब बाहर निकलना है तो जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर जाना है, और यह काम दिन के वक्त ही होना चाहिए। इसके बाद अगला नियम था, यहां किसी भी जानवर को नहीं मारना है, भले ही छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर, उसे कभी नहीं मारना है। और जो भी नॉनवेज खाना चाहता है वह बाहर से नॉनवेज ला सकता है। यहां किसी जानवर को मारने का मतलब बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद आखिरी नियम बताया गया था कि नीचे वाली सुरंग का इस्तेमाल उस समय करना है जब कोई रास्ता न बचा हो। जब किसी तरफ से भागने का रास्ता न हो तो सुरंग के रास्ते भागना है और बड़ी तेजी से भागना है और यहां से दूर निकल जाना है। जब भी उस जंगल में पहुंचना हो तो कोशिश करनी है कि जंगल से बाहर निकल जाना है, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये सारे नियम थे। इसके बाद जंगल के जानवरों की जानकारी दी गई थी। मुझे लगा यह पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कि कौन सा जानवर किस तरह की हरकत करता है। जो बड़े जानवर होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए तो बाड़ा लगाया गया है। मैंने उस किताब को बंद कर दिया था और उसे पढ़ना सही नहीं समझा। इसके बाद मैंने सामने पड़े फोन को उठाकर यह चेक किया कि फोन कहां कहां पर लगता है। नीचे एक चिट लगी हुई थी जो इंटरकॉम की तरफ इशारा कर रही थी। यहां कुल 10 नंबर ही लगाए जा सकते थे, एक हेडक्वार्टर का और 9 अलग अलग हट्स का। वहीं पर बात की जा सकती थी। अब अंधेरा घिर चला था। मुझे लगा कि अब जल्दी से मुझे बेड पर लेट जाना चाहिए और बाहर ज्यादा नहीं देखना चाहिए। वैसे मेरे काम में बाहर की निगरानी रखना भी है, लेकिन वह सब दिन के वक्त ही बताया गया है। रात को कोई भी काम नहीं बताया गया, बल्कि पूरी तरह से रेस्ट ही करनी है। इस वक्त समय रात के 9 बजे का हो गया था और मैं उन खिड़कियों के सहारे बाहर झांक रहा था। कभी कभी मन कर रहा था कि बाहर की लाइट जलाकर कुर्सी लगाकर बाहर बैठ जाऊं। उन कंटीली तारों को पार करके कोई नहीं आने वाला, एक बार देखूं तो सही। लेकिन वह नियम भी याद आ गए कि रात को बाहर नहीं निकलना है, तो मैं चुप करके अंदर बेड पर ही लेट गया। रात के 10 बजे वहां जानवरों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस बाड़े के आसपास कई जानवर घूम रहे हों। वो आवाजें बढ़ती ही जा रही थीं, पेड़ हिलते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक ही वहां लाइट चली गई। यह कैसे हुआ? मैं एक पल के लिए हैरान सा हो गया था। यहां अगर इस तरह से लाइट जाती हो
तो मैं यहां और क्या करूंगा। यहां 2 लाइट सोर्स थे। दिन के वक्त ऊपर सोलर पैनल लगे हुए थे जिनसे नीचे लाइट आती होगी, और रात के वक्त शहर से कोई बिजली की तार डाली गई होगी जो यहां लाइट करती होगी। लेकिन अगर लाइट चली गई है तो मुझे एक बार चेक भी करना होगा। फ्यूज बॉक्स घर के बाहर लगा हुआ था और वक्त रात के 10 बजे का हो गया था। मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं चुपचाप बेड पर सो गया। कुछ समय बाद बाहर उन कंटीली तारों के पास और ज्यादा आवाजें आने लगी। वो आवाजें उन कंटीली तारों के हिलने की थीं। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। यहां ज्यादा जानवर लगते हैं और कंटीली तारों में कोई ना कोई फंस गया होगा। रात के वक्त मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहां एक बड़ी फ्लड लाइट लगी हुई थी जिसके सहारे आसपास बहुत दूर तक लाइट हो जाती। मैं उसे चला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। यहां भगदड़ न मच जाए और कंटीली तारों में फंसा वह जानवर ज्यादा नुकसान न खा जाए डरने के कारण। तो मैं चुप करके सो ही गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो यहां लाइट नहीं थी, लेकिन सूरज की रोशनी अब आने लगी थी जिससे ऊपर लगे सोलर पैनल से बिजली आ रही थी। पिछली रात हट के आसपास से लगातार आवाजें आ रही थीं जिसकी वजह से मैं सही से सो नहीं पाया। लेकिन जब नींद ज्यादा चढ़ जाए तो चाहे जितनी भी आवाजें आ रही हों, नींद आ ही जाती है। उस रात मैं टूटी फूटी नींद ही ले सका था, और जब अगली सुबह मैं उठा तब भी लाइट नहीं आई थी। सबसे पहले मैं बाहर गया और फ्यूज बॉक्स को देखने लगा। मैंने ध्यान दिया कि फ्यूज उड़ा नहीं था बल्कि बाहर निकला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खींचकर बाहर निकाला हो। एक पल के लिए मैं हैरान रह गया। मैंने अपने अंगूठे से फ्यूज को वापस लगाया और हट में लाइट आ गई। लेकिन यह सोचकर मैं परेशान था कि आखिर किसने ऐसा किया होगा। मैंने खुद को यह समझाया कि शायद फ्यूज खराब था और अपने आप बाहर आ गया होगा। तभी मुझे ख्याल आया कि कंटीली तारों के पास कोई जानवर फंसा होगा जो बार बार आवाजें कर रहा था। मैं उस कंटीली तार के पास गया और देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। उन कंटीली तारों को किसी ने कुंडी से निकालकर एक साइड कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे साइड पर किया हो और अंदर आ गया हो। यह देखकर मैं डर सा गया। क्या यहां कोई चोर या लुटेरा तो नहीं आता? क्या उसी ने फ्यूज निकाला था? यह सोचकर मन में घबराहट बढ़ने लगी। मैंने जल्दी से उन कंटीली तारों को कुंडी से ठीक से लगा दिया और अंदर से लोहे की एक तार लेकर उसे कसकर लपेट दिया ताकि अब आसानी से खींची ना जा सके। मुझे यह किसी जानवर का काम नहीं लग रहा था बल्कि किसी इंसान का। मन में कई विचार आने लगे कि यहां कौन आ सकता है। क्या कोई लुटेरा हो सकता है या फिर भूत प्रेत? शायद इसीलिए 10 बजे से 4 बजे तक बाहर न निकलने का नियम बनाया गया है। दिन के वक्त मैंने सोचा कि बाहर जाकर आसपास की निगरानी करूंगा, लेकिन रात में अपने हट से बाहर नहीं निकलूंगा। सुबह की रोशनी में मैं बाड़े के अंदर ही रहूंगा और जानवरों की पहचान करूंगा। मैंने देखा कि गेट पर भी कई जानवरों के पैरों के निशान थे, लेकिन इंसान के कोई निशान नहीं दिखे। कहीं किसी जूते का निशान भी नहीं था, न ही कंटीली तारों में फंसा कोई कपड़ा। क्या यह सब किसी जानवर ने किया था? ज्यादा सोचने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन यह सब देखकर डर तो जरूर लगा। गेट को फिर से बंद कर मैं वापस अंदर आ गया। मुझे अब ज्यादातर यहीं रहना था और बाहर बिल्कुल नहीं जाना था। पास में एक बड़ा टावर था जिसके ऊपर चढ़कर दूर दूर तक देखा जा सकता था, लेकिन वह काफी ऊंचा था और उस पर चढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि शाम को 5 बजे उस पर चढ़कर इधर उधर देखूंगा, जैसा कि मुझे टाइमिंग में बताया गया था। आज सुबह तो मैं उस पर नहीं चढ़ा बल्कि शाम को ही चढ़ूंगा। मेरी टांग में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने यह प्लान कैंसिल कर दिया और शाम को एक बार चढ़ने का निर्णय लिया। जब मैं हट के करीब आ रहा था तो वहां कुछ धुंधले पैरों के निशान दिखे, जैसे किसी ने उन्हें साफ करने की कोशिश की हो। इसे देखकर डर तो लगा, लेकिन फिर सोचा कि शायद हवा चली होगी जिससे मिट्टी उड़कर निशानों पर आ गई होगी। इसके बाद मैं हट के अंदर आ गया और एक फिल्म देखने लगा। वह फिल्म देखकर मुझे हर डर का ख्याल बाहर निकलता हुआ दिखा। दोपहर तक मैंने फिल्म देखी, कुछ खाना खाया और फिर बेड पर लेट गया। आम तौर पर मुझे दोपहर में सोने की आदत है और आज दोपहर सोने से रात की अधूरी नींद भी पूरी हो जाएगी। दोपहर को मैं सो गया और शाम को 6 बजे मेरी नींद खुली। घड़ी देखकर मैं हैरान हो गया कि इतनी लंबी नींद। अरे यार,
शाम के 5 बजे तो मुझे टावर पर चढ़कर देखना था कि दूर दूर तक कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। मैं भागता हुआ बाहर गया और टावर पर चढ़ा। चारों तरफ देखने पर मुझे थोड़ा थोड़ा धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। वह ज्यादा आग की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लकड़ियां जलाकर आग लगाई हो और वहां बैठा हो। यह धुआं सफेद रंग का था और बहुत कम था। शायद रात को किसी ने आग लगाई होगी और अब उस समय तक थोड़ा सा धुआं ही उठ रहा है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और नीचे आकर हेडक्वार्टर पर फोन लगा दिया। मैंने बताया कि वहां से धुआं उठ रहा है। मुझसे पूछा गया कि क्या वह बड़ी आग है या वहां आसपास पेड़ भी जल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं, कोई पेड़ नहीं जला है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने लकड़ियों पर आग लगाई हो। मुझे बताया गया कि यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस इस बात को भूल जाओ, और फोन काट दिया गया। यह सुनकर मैं और हैरान था। जंगल में हमारी ड्यूटी होती है कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालने की, और अगर आग कोई लगा रहा है तो पूरे जंगल में आग बढ़ सकती है। फिर भी इसे साधारण बात कहकर फोन क्यों काट दिया गया, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। इसके बाद मैं किताबें पढ़ने लगा। वहां बहुत सारी नावेल्स थीं और मैंने एक पसंदीदा नावेल निकाल ली जिसे मैं पहले आधी पढ़ चुका था। यहां उसे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला था। मैंने सोचा कि यह आधी नावेल आज रात तक जरूर पढ़ लूंगा। पढ़ते पढ़ते रात के 10 बज गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने खाना भी नहीं खाया था। जब मैं किचन के पास गया और जो भी खाना रखा था उसे गर्म करके खाने लगा, तभी बाहर से आवाजें आने लगी। पहले तो पेड़ों के हिलने की आवाज, फिर जानवरों की चीखने की आवाजें। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जानवर आपस में लड़ रहे हों। मैंने अब तय कर लिया था कि मुझे वह फ्लड लाइट जला लेनी चाहिए और बाहर जाकर देखना चाहिए कि ये जानवर यहां एकत्र होकर आखिर कर क्या रहे हैं। जैसे ही मैंने फ्लड लाइट जलाई और खिड़की के पास आया, मैंने देखा कि बाहर कोई जानवर नहीं था। दूर दूर तक कोई जानवर नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर फ्लड लाइट देखकर वहां से भाग गए हों। उसके बाद मैं वापस आया और फ्लड लाइट बंद कर दी। फिर से अपने खाने में जुट गया। करीब 2 मिनट तक सब कुछ शांत था, लेकिन उसके बाद जानवर फिर से लड़ने लगे। तारों के हिलने की आवाजें सुनाई देने लगीं और लगभग 10 मिनट बाद बिजली चली गई। ये मेरे लिए बेहद डरावना अनुभव था। लाइट जाने से पहले बाहर दरवाजे पर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आया हो और उसने फ्यूज को हिलाया हो, लेकिन नियमों के अनुसार मुझे इस हट से बाहर नहीं निकलना था। लेकिन वो क्या चीज थी जो अंदर आ गई थी और फ्यूज को बाहर निकाल दिया था? अब मैं खिड़की के सहारे इधर उधर झांकने लगा। मैं फ्लड लाइट नहीं चला सकता था, तो मैंने अपनी छोटी सी टॉर्च का सहारा लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा कि कौन से जानवर हैं। लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। जिस तरफ से आवाजें आती, मैं उस खिड़की पर जाता और टॉर्च मारकर देखने की कोशिश करता कि कौन सा जानवर है। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचता, वह जानवर गायब हो जाते या वहां से भाग जाते। टॉर्च जलने से पहले ही यह हो जाता और दूसरी तरफ से आवाजें आनी शुरू हो जाती। ऐसा लगता था कि जानवर जानते हैं कि मैं किस तरफ भाग कर गया हूं। मैंने अपनी चप्पल उतार दी क्योंकि नीचे लकड़ी का फर्श था और उस पर चलते समय आवाज हो रही थी। अब मैं धीमे धीमे पांवों से दूसरी खिड़की पर गया जहां से उन जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैं बड़ी शांति से वहां तक पहुंचा और छोटा सा पर्दा एक तरफ हटाया। उसके बाद दूसरी तरफ से जानवरों की आवाजें आने लगीं। अब मैं समझ गया था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। ये जानवर या तो बहुत ज्यादा समझदार हैं या फिर कोई और चीज है जो यहां आवाजें कर रही है। जैसे ही मैंने उस तरफ टॉर्च बंद की थी, धीरे धीरे मैं चलकर इधर आया। भले ही मैंने कोई आवाज नहीं की, लेकिन उन्हें पता चल गया कि टॉर्च बंद हुई है। अब दूसरी जगह से यह टॉर्च जलेगी। मैंने एक तरकीब सोची और पीछे जाकर दूसरी टॉर्च भी उठा ली। उसके बाद मैं एक खिड़की से बाहर झांकने लगा। मैंने एक टॉर्च वहीं लटका दी और ऐसा लग रहा था कि वो हिलती हुई किसी के हाथ में हो। मैंने पर्दा वहीं पर लगा रखा था और फिर धीमे धीमे पांवों से दूसरी खिड़की की तरफ गया जहां से आवाजें आनी शुरू हो गई थीं। वहां छोटा सा पर्दा हटाया और बाहर झांकने लगा। अब भी उसी तरफ से आवाजें आ रही थीं। अब बस देरी थी मेरी टॉर्च जलाने की और मैं समझ जाता कि सामने कौन है जो आवाजें कर रहा है। मैंने तेजी से टॉर्च जलाई और सामने देखा कि कंटीली तारों के पीछे कुछ भेड़िए और एक अजीब सा जानवर था
जो कंटीली तारों को अपने मुंह से खींच रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पर रोशनी पड़ी, वो एकदम से झाड़ियों में लुप्त हो गए और उसके बाद दूसरी तरफ से आवाजें आने लगीं। लेकिन कुछ समय बाद दूसरी तरफ से आवाजें आना भी बंद हो गईं, जैसे वो जान गए हों कि मैंने उन्हें देख लिया है। ये भेड़िए और कुछ और जानवर थे। उसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गया और सोचने लगा कि यहां भेड़िए इस कंटीली तारों को खींचकर ऐसे हिला रहे थे जैसे वे उसे हटाना चाहते हों, जैसे वे अंदर आने का एक बड़ा रास्ता बना रहे हों। मैं अब बहुत ज्यादा डर गया था, तो मैंने सोचा कि हेडक्वार्टर फोन लगाऊं, शायद उन्हें कुछ पता हो। मैंने हेडक्वार्टर फोन लगाया, 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने दूसरे हट में फोन लगाने की कोशिश की। यहां बहुत सारे हट हैं, कोई ना कोई तो बताएगा ही कि यहां हो क्या रहा है। मैंने हर जगह फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। यह नियम था कि रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक फोन नहीं उठाना है, और यकीनन कोई फोन नहीं उठा रहा था। अब इन हालातों को मुझे खुद ही संभालना था। जानवर यहां काफी शातिर लग रहे थे। उसके कुछ समय बाद से आवाजें आती रहीं और बार बार उन कंटीली तारों के हिलने की आवाजें आती रहीं। मैं चुपचाप वहां बैठा रहा। मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने रुई कानों में दबाई और सो गया। मुझे नींद कब आई पता नहीं चला। सुबह के 9 बजे जब मैं उठा तो बाहर काफी सूरज की रोशनी हो चुकी थी। सोने में देरी हो गई थी, इस कारण सुबह उठने में भी देरी हो गई। जब मैं बाहर जाकर देखने लगा तो बाहर जानवरों के पैरों के निशान उस हट के अंदर तक आए हुए थे। वहां दरवाजे पर भी खरोंच के निशान थे और बाहर वाले जाली पर भी खरोंच के निशान थे। एक तरफ कंटीली तार को खोलकर पूरा रास्ता बनाया गया था। उन कंटीली तारों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जानवर ने खींचकर इस तरह से रखा होगा, बल्कि किसी सोच समझ वाले इंसान ने उसे घसीटकर गोल गोल घुमाकर एक तरफ कर दिया हो, ऐसा नजारा दिख रहा था। जानवरों के पैरों के निशान अंदर मिट्टी पर बहुत ज्यादा बने हुए थे, और जब मैं गेट के बाहर देखने लगा वहां भी बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान थे। कल वाले पैरों के निशानों से भी ज्यादा निशान थे, और आज कुछ अलग अलग भी थे। मुझे रात को भेड़िए नजर आए थे और एक जानवर जिसकी सफेद आंखें और बड़े बड़े कांधे थे। उसका आकार भेड़ियों से ज्यादा था। वह कौन सा जानवर था मुझे पता नहीं चला, लेकिन कोई और जानवर है जो खतरनाक हो सकता है और वह भेड़ियों पर हमला तक नहीं करता, उनके बीच रहता है। कौन है वह? मैं पूरे दिन इसके बारे में सोचता रहा। मैंने दिन में हेडक्वार्टर में फोन भी लगाया और इसके बारे में बताया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैं रात का इंतजार करता रहा। अब आज रात मुझे खुद ही पता लगाना होगा कि आखिर ये जानवर कौन हैं और यहां क्या करना चाहते हैं। क्या कोई अजीब सी शक्ति भी मौजूद है? आज मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। सबसे पहले दिन में बाहर जो फ्यूज था उस पर मैंने ताला लगा दिया था और बड़ा सा जंगला भी फंसा दिया था। कोई भी उस जंगले को हटा नहीं सकता और ताले को खोल नहीं सकता। इसके बाद मैं रात होने का इंतजार करने लगा, और आज रात मैं सचमुच पता लगा कर ही रहूंगा। जैसे ही 10 बजे वहां आवाजें आना शुरू हो गईं। मैं कभी इधर से टॉर्च मारता, कभी उधर से टॉर्च मारता। उसके बाद मैं बेड पर आकर बैठ गया। मैं इंतजार कर रहा था कि कब वह बाहर जंगला हिलाने की कोशिश करेगा, और जब उसे पता चलेगा कि ताला लगा हुआ है तो वह फ्यूज को हटा नहीं पाएगा। उसके कुछ समय बाद उस जंगले को हिलने की आवाजें आने लगीं। अब मैंने तय कर लिया था कि बाहर देखूंगा, लेकिन बाहर जाऊंगा नहीं। उसके बाद मैंने चिमनी के नीचे आग जलाई हुई थी। वो आग थोड़ी सी थी, जिस कारण मैंने वो जंगला भी हटाया हुआ था। नियमों के अनुसार चिमनी का वह जंगला हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हुई थी। 2-3 दिनों से मैं परेशान हो रहा था, इसलिए सोचा थोड़ी सी आग जला ही लेता हूं। अब मैं बाहर भी देख रहा था। अचानक मैंने फ्लड लाइट जला दी, और जब मैंने खिड़की से देखा, बहुत सारे जानवर उन कंटीली तारों को पार करके अंदर आए हुए थे और इस तरह से खिड़की की तरफ देख रहे थे जैसे उन्हें पता हो कि मैं किस खिड़की से देख रहा हूं। धीरे धीरे उनकी चाल भी ऐसा लग रही थी जैसे कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि कोई समझदार जानवर चल रहा हो। धीरे धीरे वे चलने लगे और एक दूसरे के पास आने लगे। वहां कई जानवर ऐसे थे जिन्हें एक साथ देखना संभव नहीं था। वहां मैंने एक बाघ देखा था। वो बाघ तो हिरणों के साथ था। 2 हिरण उसके दोनों तरफ थे। ऐसा कैसे हो सकता है? शिकारी और शिकार एक साथ कैसे रह सकते हैं?
उसके बाद मैंने देखा 2 बंदर भागते हुए खिड़की के पास आ गए। उन्होंने कांच पर 2 बार हाथ मारा, लेकिन कांच तोड़ना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने अंदर जलती हुई चिमनी में आग देखी और खुला हुआ जंगला देखा तो जैसे छलांग लगाकर पीछे चले गए। पीछे 2 हाथी खड़े थे और उनके पास कई छोटे छोटे जानवर थे जो हाथियों पर चढ़े हुए थे। बंदरों ने जैसे कुछ बताया और सब तितर बितर होने लगे, इधर उधर भागने लगे। मुझे हैरानी हो रही थी, मैं किस पर नजर रखूं। वे इधर उधर ऐसे भाग रहे थे जैसे मेरा ध्यान भटका रहे हों, और सच में वे मेरा ध्यान ही भटका रहे थे। मुझे पता नहीं चला कब उस चिमनी के सहारे एक बंदर नीचे आ गया। वो जैसे आग में ही कूदा था। उसकी पीठ थोड़ी सी जली हुई थी और उसके बाद वो घर के अंदर आकर मुझ पर हमला करने की कोशिश करने लगा। एक बंदर मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैं भागकर किचन की तरफ गया। वह जैसे अभी वहीं था। मैंने देखा वह मेरे पीछे नहीं आया। अभी वह बेडरूम में क्या कर रहा होगा। तभी एक आवाज आई, लोहे की सलाखें खोलने की। नीचे से कुंडी खोली जा रही थी। मेरा दिमाग चलने लगा, वह करना क्या चाहता है। वह दरवाजा खोलना चाहता है, सबको अंदर आने देना चाहता है। मैं भागकर बाहर गया। उस बंदर ने सलाखों वाला दरवाजा भी खोल दिया था और दूसरा लकड़ी का दरवाजा भी। सामने से भेड़ियों की आंखें दिख रही थीं और मैं भागता हुआ बेसमेंट में चला गया। मैंने वहां कुंडी लगा दी, लेकिन ऊपर वाला दरवाजा जो उस बेसमेंट का था बड़ी तेजी से हिलाया जा रहा था। वह जानवर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आवाज इतनी तेज आ रही थी जैसे कई जानवर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। मुझे यहां से जल्दी से निकलना होगा। मैं नीचे सुरंग के रास्ते से बाहर की तरफ भागने लगा। सुरंग कितनी लंबी है मुझे नहीं पता, लेकिन टॉर्च के सहारे मैं आगे देख रहा था। वहां बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, लेकिन मैं उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। सुरंग बहुत लंबी थी और तालाब के पास से निकली। वह तालाब भी हमारे हट से बहुत दूर था। तालाब के पास पहुंचते ही मैं चांद की रोशनी में इधर उधर झांकने लगा। मैं कहां आ गया हूं, किस तरफ मुझे जाना है। सुरंग कई बार घुमावदार थी और वहां घूमते घूमते मुझे दिशा का सही ज्ञान ही नहीं रहा। चांद बिल्कुल ऊपर था, उसके सारे में पता नहीं कर पा रहा था कि मुझे किधर जाना है। फिर आसपास से जानवरों की आवाजें आने लगीं, जैसे वे जानते हों कि मैं कहां से भागा हूं। सुरंग से आवाजें आ रही थीं, वे सुरंग तक पहुंच गए थे। मैं क्या करूं, कहां भागूं? मैंने तालाब की एक तरफ भागना शुरू किया। जानवरों की आवाजें पीछे से आती रहीं, उनके भागने की आवाजें। वे मेरा पीछा कर रहे थे। कई जानवर मेरे करीब तक पहुंच गए। बंदर पेड़ों पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए मेरा पीछा कर रहे थे। मैं हांफता हुआ आगे बढ़ रहा था। मेरी सांस चढ़ चुकी थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे मैं अभी मरने वाला हूं। मैं क्या करता, एक खंडहर के पास उन पत्थरों के पास नीचे गिर गया और मेरी आंखों के सामने वो भीड़ लगी थी। जानवरों की शिकारी शिकार सब साथ थे। ऐसा लग रहा था इस जंगल में हर जानवर बस मेरा ही दुश्मन है। वहां भेड़िए, शेर, बंदर, हिरन और भी कई जानवर थे जो एक साथ बस मुझे घूरे जा रहे थे। टॉर्च की रोशनी में एक एक जानवर मुझ पर हमला करने को तैयार था। अभी वे मेरे चिथड़े चिथड़े कर देते और मैं क्या करता। वहां बैठे मैं बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने देखा उन सबको चीरता हुआ बाघ आ रहा था। जानवर एक तरफ हो गए और उनके बीच से चलता हुआ बाघ मेरे बहुत करीब आ गया। उसका मुंह और मेरा पैर लगभग 1 फुट की दूरी पर था। मैं लेटा हुआ था, हिल भी नहीं रहा था, जैसे मैंने खुद को शिकार मान लिया हो। मैं इंतजार कर रहा था कब वो अपने दांत मेरे शरीर में गड़ा देगा, बस दर्द कम हो और वह मुझे ऐसे ही मार दे। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी दोनों टांगें खुली थीं और उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए। उसका विशाल मुंह मेरे चेहरे के बहुत करीब था, लेकिन वह जैसे मेरा शिकार नहीं कर रहा था, मेरी आंखों में घूर रहा था। वह मेरे शरीर के अंदर के डर को महसूस करना चाहता था, जैसे वह मुझे जानना चाहता था। वह पलकें झपका रहा था और उस समय मुझे महसूस हुआ जैसे यह कोई जानवर नहीं, कोई इंसान हो, कोई समझदार इंसान जो बार बार सिर हिलाकर मेरे चेहरे के हाव भाव समझने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने मुझे नीचे से ऊपर तक सूंघा। मेरे कपड़ों के अंदर क्या है, जैसे वह जानना चाहता था।
सूंघने के बाद उसने मेरे चेहरे पर दहाड़ा, जैसे मुझे डराना चाहता हो। उसकी दहाड़ और उसके मुंह से निकलता थूक मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई थीं। मैं नहीं जानता था वह कब मुझे मार कर रख देगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली, उसका चेहरा सामने था। वह मुझे घूरे जा रहा था और आसपास के जानवर पीछे हटने लगे थे। उन्होंने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए थे। हर जानवर जैसे वहां से जा रहा था। मुझे देखने के बाद अब वह वहां से जा रहे थे, लेकिन वह बाघ अब भी मेरी आंखों में आंखें गड़ाए हुए था। वह गुर्रा रहा था, लेकिन जैसे खुद को रोक रहा था। बस वह मुझे मारने से 1 सेकंड की दूरी पर था और उसके बाद वह भी पीछे हटने लगा। वह गुर्राता हुआ, आंखों में झांकता हुआ पीछे हटता गया। काफी पीछे जाकर वह मुड़ा और अचानक उन झाड़ियों में लोप हो गया। मैं अभी उस खंडहर के पास जमीन पर लेटा हुआ था और उठने की हिम्मत नहीं थी। सांसें छड़ी हुई थीं। भले ही बहुत समय से मैं बैठा हुआ था, लेकिन आपके सामने अगर मौत हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं। मेरे साथ वैसा ही हुआ था। उसके बाद लगभग आधा घंटा लगा मुझे उठकर खड़ा होने में। मैं अब चलने लगा था। उस सुरंग के पास पहुंचा और वहां से मुझे पता था कि मेरा वह हट कहां पर है, लेकिन मैं उस सुरंग में नहीं गया। ऊपर से चलते हुए मैं जा रहा था इस जंगल के अंदर से। वहां मुझे कई जानवर आसपास पेड़ों के पीछे से दिख रहे थे, लेकिन अब डर नहीं लग रहा था। अगर वे मुझे मारना चाहते तो वहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, इसलिए अंदर से डर भी खत्म हो गया था। मैंने एक तरफ एक भेड़िया देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था। शायद वह सोने की कोशिश कर रहा था। उसके करीब से निकला था। उसने आंखें खोलकर देखा था, फिर वह आंखें बंद कर गया और मैं करीब से गुजर गया। जैसे अब डर नहीं लग रहा था जानवरों से, जैसे मौत का डर खत्म हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब का मर चुका हूं। बस यह दुनिया कोई और है। चलते चलते मैं उस बाड़े के पास पहुंचा। वहां कंटीली तारें बिखरी पड़ी थीं। उन जानवरों ने वहां पर उन कंटीली तारों को इस तरह से हटाया था, शायद मेरा पीछा करने के लिए। वे हट के अंदर आए थे। ऊपर से कई लकड़ियों के जो फट्टे थे वे निकले हुए थे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने चिटकनी तक नहीं लगाई। दरवाजा खुला था। आज मैं ऐसे ही सोने वाला था। थकान बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुझे मारेगा। वहां लेटा हुआ मैं फोन भी घुमा सकता था, लेकिन कोई उठाता नहीं। उसके बाद मैं बिस्तर पर लेटा रहा और नींद कब आई मुझे पता नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठा, सबसे पहले मैंने अपने शरीर को देखा। क्या मैं जिंदा हूं? मैं जिंदा था। कोई खरोंच का निशान नहीं था। जो चोटें भागने के कारण लगी थीं वही थीं। उन जानवरों में से किसी ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। सुबह 9 बजे मैंने हेडक्वार्टर फोन किया और कहा यहां जानवर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन वहां से कोई वाजिब जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं क्या करता? बस कुछ दिन और गुजारने थे। मैं गुजारता गया और अब मैं इस कमरे की कुंडी नहीं लगाता था। उन कंटीली तारों को भी मैंने नहीं लगाया, लेकिन ये रविवार का दिन था। सुबह के वक्त यहां ड्यूटी करने वाला दूसरा लड़का आने वाला था और मुझे लगा उसे बताना होगा। मैंने उन कंटीली तारों को फिर से बिछा दिया। जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही कर दिया। हर पैरों के निशान को हटा दिया और सुबह 9 बजे वह लड़का अकेला नहीं आया था। मिस्टर भाटिया उसके साथ थे। मिस्टर भाटिया मेरे करीब आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, कैसा निकला हाफता? अच्छा लगा ना? नौकरी पसंद आई ना? उनकी मुस्कान बता रही थी जैसे वह जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन वह लड़का पूछने वाला था, हैरान और परेशान लग रहा था। जैसे ही मैंने उसे बताने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, मिस्टर भाटिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सर हिला दिया। यहां की कम खुद ही जान लेगा, बताने की जरूरत नहीं है। अगर यह लायक होगा तो काम कर लेगा। ये कहते हुए वह गाड़ी में बैठे और बोले, आओ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। मैं मिस्टर भाटिया के साथ उस गाड़ी में था। कुछ समय तक हम दोनों चुप रहे। उसके बाद मैंने ही कहा, मेरे साथ कुछ हुआ पर मैं बता नहीं सकता। ये जानवर मेरे करीब थे और ये इतने समझदार हैं कि मुझे ऐसा फंसाया कि मैं मर भी सकता था, लेकिन फिर भी मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं नहीं जानता मुझे जिंदा क्यों छोड़ा और ये कैसे जानवर हैं, कैसा जंगल है यह। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? मिस्टर भाटिया ने कहा, हाँ दे सकता हूं।
33 साल से इस जंगल में था। इस जंगल में मैं रहा, यहां सिर्फ मेरा हट हुआ करता था। पहले पूरे जंगल को मैं ही देखता था। अब यहां इतने ज्यादा हट बनाए गए हैं क्योंकि कहा जा रहा है जंगल को ज्यादा ध्यान से देखना है। यहां ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं, अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं तो जानता ही हूं कि क्या हो रहा है। मैंने कहा, तो बताइए, मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं यहां से छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा हूं। मुझे बस जवाब चाहिए ताकि मैं जान पाऊं कि हो क्या रहा है। मिस्टर भाटिया ने बताना शुरू किया, यह जंगल हमेशा से ऐसा ही है। ये दिन के वक्त साधारण जंगल लगता है, ये जानवर भी खतरनाक लगते हैं, और रात को ये जंगल भयानक हो जाता है। ये जानवर समझदार हो जाते हैं, जैसे कोई शक्ति इनके अंदर समाती हो या इनका असली रूप बाहर लाती हो। रात के वक्त ये साधारण जानवर नहीं बल्कि समझदार इंसान बन जाते हैं। यहां जंगल में जो भी शिकार करने आता है या कुछ बुरा करने आता है, ये मिलकर उसे मार देते हैं। कोई नहीं बचता। तुम्हारे भी ये पास आए होंगे, और अगर जिंदा छोड़ दिया है तो ये नौकरी मत छोड़ना। अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला और तुम नियमों को पार कर चुके हो। नए नियम तुम बनाना। ये जंगल ऐसा ही है, साधारण नहीं है, और इसलिए मैं 35 साल तक इन जानवरों के बीच रहा। तुम्हारे लिए यह स्पेशल बाड़ा लगाया गया था और बाकी हट में भी ऐसा किया गया ताकि इन जानवरों से बचा जा सके। अगर इन्होंने तुम्हें अपना लिया है तो समझ लो तुम यहां काम कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तुम्हें यहां ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा। उसके बाद मिस्टर भाटिया ने मुझे सड़क तक छोड़ दिया था। वहां बस के सहारे मैं अपने शहर तक जाने वाला था और शहर में 1 हफ्ता रहने वाला था। शहर में मैं 1 हफ्ता रहा और सोचता रहा कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। मेरी आंखों के सामने जो नजारा आया था उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन मन कह रहा था कि वापस तो जाना होगा, पूरा सच तो जानना ही होगा। मैं अगले रविवार सुबह ही वहां पहुंच गया और उतरे हुए चेहरे से उस लड़के को देख मैं जान गया था। पीछे से आते हुए मिस्टर भाटिया ने कहा, तुमने भी पहला हफ्ता बिताया है, आओ चलो मेरे साथ। मैंने भी उस लड़के को मुस्कान दे दी थी और वह अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मिस्टर भाटिया उसे बता ही देंगे। उसके बाद मैं वहां उस हट के अंदर चला गया और इंतजार करने लगा रात होने का। क्या रात को सब कुछ वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था, या यहां से दोबारा शुरुआत करनी होगी? क्या करना होगा मुझे? रात हुई और मैंने वहां कोई कंटीली तार नहीं लगाई थी। मैंने बाहर थोड़ा खाने का सामान भी रख दिया था, एक तरफ थोड़ी सी आग भी जला दी थी, और उसके बाद मैंने कुर्सियां भी बाहर लगा दी थी। आज रात बितानी है तो बाहर ही बिताऊंगा, जानवरों को आना है तो आने दो। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था और 10 बजे जानवर आना शुरू हो गए। धीरे धीरे चलते हुए वे भेड़िए मेरे बहुत करीब तक आए, मुझे सूंघा और उस आग के पास जैसे लेट गए। वे वहां आराम करने लगे थे और भी जानवर उस हट के ऊपर जैसे छलांगे लगा रहे थे। पास में खेलते हुए जानवर वे ऐसे खेल रहे थे जैसे जानवर नहीं इंसान हो। मैं कई जानवरों को जो 4 पैरों पर चलते हैं उन्हें 2 पैरों पर चलते हुए देख रहा था, जैसे इंसानी आत्मा को जानवर के शरीर में डाल दिया गया हो। कुछ मेरे पास आकर इशारा इस तरह से कर रहे थे जैसे कोई इंसान इशारा करता है। मैं उन दरवाजों को खुले रखे हुए था, उनके साथ ही इस तरह से रहना चाहता था। वे मुझे नीचे बेसमेंट में लेकर गए। उन लकड़ियों के फट्टों को निकाला गया, उन चीजों को निकाला गया, बड़ी बड़ी गेंदों को निकाला गया, और वहां वे जानवर खेल रहे थे इंसानों की तरह। मैं भी उनके साथ समय बिताने लगा, उनसे इशारों में बात करने लगा। समय बीतता गया और मैं भी उनमें से एक ही बनता गया। मुझे यहां ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तो लगता है शहरों में इंसानों से ज्यादा अच्छे जंगलों में जानवर होते हैं जो नियमों का पालन तो करते हैं। पिछले 3 सालों से मैं यहां पर काम कर रहा हूं और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। यहां सिर्फ 3 ही हट में काम करने वाले हैं, बाकी सब भाग गए। वे अब भी डरते हैं कि यह शैतानी जंगल है, लेकिन 3 लोग अब भी काम करते हैं, उनमें से एक मैं ही हूं। इन जानवरों का शायद दोस्त बन चुका हूं। जिंदगी यहीं जाती है और यही मेरा काम है। मैं इस जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर हूं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ रमेश कुमार जी थे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें, और हाँ, लाइक करना न भूलें। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, डरे रहें,